अबाउट ए टीनेजर हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, जिनकी मॉम एक नियांडरथाल थी और डैड एक डेनिसोवन। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं है दोस्त, दिस इज अ रियल साइंटिफिक डिस्कवरी। आज वी आर गोइंग ऑन एन इनक्रेडिबल जर्नी इनटू ह्यूमन एवोल्यूशन, फुल ऑफ अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। और हाँ, टू मेक श्योर यू डोंट मिस अ सिंगल डिटेल ऑफ दिस एडवेंचर, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट दैट लाइक बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। एब्सोल्युटली। आज की हमारी डिस्कशन का ब्रॉड माइक्रो थीम है मानव विकास के जीवाश्म साक्ष्य और सिद्धांत, फॉसिल एविडेंस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। विल स्टार्ट विद द फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, फिर विल डाइव इनटू द मिस्टीरियस डेनिसोवा मैन एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन ह्यूमंस, नियांडरथाल्स एंड डेनिसोवंस। विल ऑल्सो एक्सप्लोर कि नियांडरथाल्स को प्री मॉडर्न ह्यूमंस क्यों कहते हैं, और मिलेंगे हैंडी मैन यानी होमो हैबिलिस से। उसके बाद विल टॉक अबाउट लुई लीकीज मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये भी समझेंगे कि अफ्रीका को ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्रेडल क्यों कहते हैं। फिर विल क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्टेस्टिंग थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न होमो सेपियंस, टच अपॉन द कंट्रोवर्शियल ऑस्टियोडोंटोक्रेटिक कल्चर, और आखिरी में रैप इट ऑल अप विद द ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस। तैयार हो? आई एम एब्सोल्युटली रेडी, लेट्स अनपैक दिस। ओके, तो सबसे पहले फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स। सो हु वर दीज गाइज? इनका नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली इसका मतलब साउदर्न एप है ना? और ये हमारी कहानी के बहुत जरूरी कैरेक्टर्स हैं। दैट्स द परफेक्ट स्टार्ट। बिल्कुल, ये एक क्रूशल लिंक है जिन्हें अक्सर एप मैन भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें एप लाइक और ह्यूमन लाइक मतलब बंदर और इंसान दोनों के फीचर्स का एक मिक्स था। और हाँ, ये सिर्फ अफ्रीका में ही पाए गए थे। अच्छा, जैसे कि लूसी, वो फेमस फॉसिल जो इथियोपिया में मिला था। लूसी ने तो आई थिंक पूरा गेम बदल दिया था, राइट? उसने हमें दिखाया कि हमारे एंसेस्टर्स ने दो पैरों पर चलना यानी बाइपीडलिज्म तभी शुरू कर दिया था जब उनके दिमाग बड़े भी नहीं हुए थे। एग्जैक्टली। चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। द ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स एक तरह से होमिनिड एवोल्यूशन में की ट्रांजिशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें एक ब्रिज की तरह सोचो, एक एप लाइक एंसेस्टर और पहले ट्रू ह्यूमंस के बीच का ब्रिज। बैकग्राउंड, इनकी डिस्कवरी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल दिया। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एक बड़ा ब्रेन पहला ह्यूमन ट्रेट था जो इवॉल्व हुआ, लेकिन लूसी और बाकी फॉसिल्स ने प्रूव किया कि बाइपेडलिज्म पहले आया। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस वक्त। कोर लॉजिक। चलो उनके फीचर्स देखते हैं। एप लाइक फीचर्स। उनका ब्रेन छोटा था, सिर्फ 400 से 500 सीसी। ये चिंपैंजी के ब्रेन के साइज के बराबर है। उनमें प्रोमिनेंट प्रोग्नैथिज्म भी था, मतलब उनका जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ था और बड़े केनाइन टीथ थे। मैन लाइक फीचर्स। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके फोरामेन मैग्नम की पोजीशन, स्कल के बेस में वो छेद जहां से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ती है, वो आगे की तरफ थी। ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि वो सीधे खड़े होते थे। हाँ, उनका बाइपीडलिज्म परफेक्ट नहीं था, उसमें एक स्वेइंग मोशन था, बट इट वाज डेफिनेटली हैपनिंग। फाइलोजेनी थ्योरीज। अब सवाल ये है कि वो हमारे फैमिली ट्री में कहाँ फिट होते हैं। इस पर थोड़ी डिबेट है। डोनाल्ड जॉनसन की 2 ब्रांच थ्योरी कहती है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस से 2 ब्रांचेस निकली। एक ब्रांच रोबस्टस जैसे रोबस्ट फॉर्म्स की तरफ गई जो एक्सटिंक्ट हो गए, और दूसरी ब्रांच हमारे अपने जीनस होमो की तरफ आई। जबकि एलन वॉकर की 3 ब्रांच थ्योरी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कहती है कि एक पुराने एंसेस्टर एनामेंसिस से 3 अलग अलग लीनिएजेस निकली। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है। कोई सीधी नहीं है। ये एक घना ब्रांचिंग बुश है जिसमें बहुत सारे डेड एंड्स थे। हम तो बस एक सर्वाइविंग ब्रांच है। कंक्लूजन, तो इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं थे। वो एक वाइडर एडेप्टिव रेडिएशन का हिस्सा थे। उन्हें हमारे लेस इवॉल्व्ड एवोल्यूशनरी कजन्स की तरह समझो। ओके वेट, आपने प्रोग्नैथिज्म मेंशन किया। यस। इसका सिंपल मीनिंग क्या है ताकि हमेशा याद रहे? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, इमेजिन करो कि आप अपने फोरहेड से चिन तक एक सीधी लाइन खींचते हो। मॉडर्न ह्यूमंस में हमारा चेहरा पीछे रहता है उस लाइन के। इसे ऑर्थोग्नैथिक कहते हैं। प्रोग्नैथिज्म में वो जबड़ा उस इमेजिनरी लाइन से आगे निकल जाता है, जैसे एप्स में होता है। सिंपल है ना? गॉट इट। और आपने कहा कि उनका बाइपीडलिज्म परफेक्ट नहीं था। यस। व्हाट वाज द मेन इशू देयर? वो स्विंग क्यों था? मेन रीजन ये था कि उनका फीमर एंगल पूरी तरह से हम जैसा डेवलप नहीं हुआ था। प्लस उनके 4 लिम्स, उनके हाथ अभी भी उनके शरीर के प्रोपोर्शन में लंबे थे। ये एक लेफ्ट ओवर ट्रेट है उनके पेड़ों पर चढ़ने वाले एंसेस्टर्स से। तो इन फीचर्स के कॉम्बिनेशन से एक लेस एफिशिएंट स्वेइंग वॉक बनती थी। सो टू बी क्रिस्टल क्लियर, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स थे या नहीं? नहीं, द कंसेंसस इज नो, डायरेक्ट नहीं। वो एक साइड ब्रांच जैसे थे। इवोल्यूशन में एक एक्सपेरिमेंट जो आखिरकार खत्म हो गया। हमारी होमो लीनिएज एक अर्ली ऑस्ट्रेलोपिथेसीन एंसेस्टर से अलग हुई, लेकिन वो खुद दे आर बेस्ट सीन एज कजन्स। और वो सिर्फ अफ्रीका में ही क्यों पाए गए? यूरोप या एशिया में क्यों नहीं? क्योंकि अफ्रीका ही अर्ली होमिनिन इवोल्यूशन का एपिसेंटर था। पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई। अफ्रीका से बाहर डिस्पर्सल बहुत बाद में हुआ होमो इरेक्टस के साथ। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अफ्रीका ही हमारे इवोल्यूशनरी ड्रामा का एकलौता स्टेज था। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, आपने ग्रासाइल और रोबस्टस फॉर्म्स मेंशन किए। इनमें मेन डिफरेंस क्या था? इट वॉज ऑल अबाउट द डाइट दोस्त। रोबस्टस फॉर्म्स के जबड़े बहुत बड़े थे, ह्यूज चीक बोन्स और जाइगेंटिक मोलार टीथ। वो बहुत सख्त हार्ड फूड जैसे नट्स, सीड्स और रूट्स खाने के लिए स्पेशलाइज्ड थे।
जबकि ग्रेसाइल फॉर्म्स जैसे लूसी थोड़े हल्के थे और उनकी डाइट ज्यादा जनरलाइज्ड थी। Fantastic. Now pause and practice saying prognathism and orthognathic. इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाज दैट क्रूशियल एप मैन ट्रांजिशन जिसने बाइपीडलिज्म की शुरुआत की और आगे आने वाली हर चीज के लिए स्टेज सेट किया। Awesome. Next topic. Denisova man. Okay, ये तो सुपर कूल है। हम एक बहुत ही मिस्टीरियस ग्रुप ऑफ एंशिएंट ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और क्रेजी पार्ट ये है कि हम उनके बारे में ऑलमोस्ट पूरी तरह से डीएनए से जानते हैं, ना कि बहुत सारे फॉसिल से। कैसे भाई? एग्जैक्टली उनकी पूरी आइडेंटिटी एक टाइनी फिंगर बोन फ्रैगमेंट से अनलॉक हुई जो साइबेरिया की डेनिसोवा केव में मिली थी। जब साइंटिस्ट्स ने उसका डीएनए एनालाइज किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये ना तो निएंडरथल का है ना ही मॉडर्न ह्यूमन का है। ये कुछ बिल्कुल नया था। वो निएंडरथल्स के सिस्टर ग्रुप थे और हमारे एंसेस्टर्स के साथ ही रहते थे। और इसका सबसे कूल रियल लाइफ एग्जांपल है EPS1 जीन, जो मॉडर्न तिब्बतन लोगों में मिलता है। ये जीन उन्हें हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स में जहां ऑक्सीजन कम होती है सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और गेस व्हाट, उन्हें ये सुपर पावर जीन सीधे डेनिसोवन से मिला है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। इट ट्रूली इज। चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। द डेनिसोवंस आर एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ आर्केइक ह्यूमंस जिन्हें 2010 में ही आइडेंटिफाई किया गया था जेनेटिसिस्ट स्वांते पेयाबो ने। उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। बैकग्राउंड। इनकी डिस्कवरी ने ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी में एक नया कैरेक्टर जोड़ दिया। पहले हम सोचते थे कि उस टाइम बस सेपियंस और निएंडरथल्स थे। डेनिसोवंस ने प्रूव किया कि दुनिया एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जगह थी जहां मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज एक साथ रह रहे थे। कोर लॉजिक, जेनेटिक एविडेंस। उस छोटी सी उंगली की हड्डी से मिला माइट्रोकार्डियल डीएनए ने दिखाया कि साउथ ईस्ट एशिया के मॉडर्न मेलेनेशियंस और पपुअन्स में आज भी 5 से 6% डेनिसोवन डीएनए है। ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक फुटप्रिंट है एक ऐसे ग्रुप का जिसका हमारे पास फिजिकल एविडेंस ना के बराबर है। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल एविडेंस बहुत ही रेयर है। हमें बस कुछ दांत और एक रोबस्ट जॉ बोन मिला है। ये बताते हैं कि उनके दांत बड़े थे, शायद हाई स्टार्च डाइट के लिए। चाइना में मिला एक स्कल जिसे ड्रैगन मैन कहते हैं, अब माना जा रहा है कि वो भी एक डेनिसोवन था। तो अब हमें उनके चेहरे का एक क्लियर आइडिया मिल रहा है। टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम जानते हैं, जैसे उनके स्टोन टूल्स, वो निएंडरथल्स की जैसी ही थी। वो माउस्टेरियन टूल कल्चर के अंडर आती है। फाइलोजेनेटिक ट्री कहानी कुछ ऐसी है। एक कॉमन एंसेस्टर, शायद होमो हाइडेलबर्जेंसिस, 3 मेन ब्रांचेस में स्प्लिट हुआ। एक निएंडरथल्स की तरफ गई, एक डेनिसोवंस की तरफ और एक हमारी तरफ यानी सेपियंस। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। डेनिसोवंस ने मॉडर्न ह्यूमंस को जरूरी जेनेटिक गिफ्ट्स दिए, जैसे हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन जीन। ये दिखाता है कि इंटरब्रीडिंग सिर्फ एक रैंडम इवेंट नहीं था, इससे रियल सर्वाइवल एडवांटेजेस मिले। कंक्लूजन। डेनिसोवंस की कहानी एंशिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी की इनक्रेडिबल पावर को दिखाती है। ये हमें बताती है कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक खोया हुआ चैप्टर ढूंढने के लिए पूरे स्केलेटन की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास एक पूरा डेनिसोवन स्केलेटन क्यों नहीं है? फॉसिलाइजेशन इतना रेयर क्यों है? फॉसिलाइजेशन एक एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है। कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बॉडी जल्दी से दफन होनी चाहिए और मिनरल्स को धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस करना होता है। हर एक फॉसिल के लिए जो हमें मिलता है, हजारों इंडिविजुअल्स बिना किसी निशान के गायब हो गए। लेकिन थैंक्स टू पैलियोजीनोमिक्स, वो फील्ड जिसे स्वांते पैबो ने शुरू किया, अब एक छोटा सा बोन फ्रैगमेंट हमें उससे कहीं ज्यादा बता सकता है जो एक पूरा स्केलेटन 50 साल पहले बता पाता। लेट्स टॉक मोर अबाउट स्वांते पैबो। उनके काम में ऐसा क्या खास था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने एसेंशियली नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एंशिएंट डीएनए को एक्सट्रैक्ट और सीक्वेंस करने के लिए रेवोल्यूशनरी मेथड्स डेवलप किए, जो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि डीएनए टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है और कंटैमिनेट हो जाता है। उनके काम ने सिर्फ डेनिसोवंस को ही नहीं खोजा, उसने अस्तित्व की एक पूरी नई खिड़की खोल दी जिससे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की जेनेटिक हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपने उन्हें सिस्टर ग्रुप ऑफ निएंडरथल्स कहा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसे एक फैमिली ट्री की तरह सोचो। आप और आपके कजिन के ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन होते हैं, वैसे ही निएंडरथल्स और डेनिसोवंस का एक कॉमन एंसेस्टर था जो हमारे कॉमन एंसेस्टर से ज्यादा रीसेंट था। तो वो एक अलग ब्रांच पर है, बहनों की तरह, जो हमारी ब्रांच से थोड़ा पहले अलग हो गई थी। क्या इंडिया में कोई डेनिसोवन डीएनए के निशान मिले हैं? एनी ट्रेसेस? ये रिसर्च का एक हॉट टॉपिक है। अभी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कोई डेनिसोवन फॉसिल नहीं मिला है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस में उनकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रेजेंस से ये बहुत प्रोबेबल है कि एंशिएंट इंडियन पॉपुलेशंस के साथ भी इंटरब्रीडिंग हुई होगी। कहानी अभी भी अनफोल्ड हो रही है। और डेनिसोवन से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट, सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है? आपने ड्रैगन मैन का जिक्र किया। हाँ, हार्बिन क्रेनियम या ड्रैगन मैन स्कल जो चाइना में मिला। यह एक खूबसूरती से प्रिजर्व्ड बहुत बड़ा स्कल है। शुरू में कुछ लोग इसे एक नई स्पीशीज होमो लोंगी कहना चाहते थे, लेकिन अब ज्यादातर एविडेंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हमारी पहली अच्छी झलक है एक डेनिसोवन के चेहरे की। इससे हम उस नाम को एक चेहरा दे पा रहे हैं जो अभी तक सिर्फ एक जेनेटिक कोड में एक नाम था। सुपर इंटरेस्टिंग। ओके एवरीवन, प्रैक्टिसिंग EPAS1 gene for high altitude adaptation. इन शॉर्ट, डेनिसोवंस हमारे मिस्टीरियस कजिन्स थे जिनकी फिजिकल प्रेजेंस गोस्टली है, लेकिन जिनकी जेनेटिक लेगेसी बहुत बड़ी है और आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये तो सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है, ह्यूमन निएंडरथल्स डेनिसोवान्स इंटरेक्शंस। तो कम से कम 3 इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीशीज एक ही समय पर धरती पर थे,
तो क्या वो मिले, क्या उन्होंने फाइट की? या फिर दे फेल इन लव? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा यस। एक बहुत बड़ा यस। और हमारे पास उनके इंटरब्रीडिंग के पक्के जेनेटिक सबूत हैं। ये कोई वॉर और रिप्लेसमेंट की सिंपल कहानी नहीं है। ये इंटरैक्शन, जीन फ्लो और जेनेटिक अब्सॉर्प्शन की एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग कहानी है। और इसका सबसे माइंड ब्लोइंग प्रूफ है डेनी नाम की लड़की का फॉसिल। वो 90,000 साल पहले रहती थी और डीएनए टेस्ट ने दिखाया कि उसकी माँ एक निएंडरथल थी और उसके पिता एक डेनिसोवन, अ फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड। हाउ इनक्रेडिबल इज दैट? इट्स द स्मोकिंग गन ऑफ इंटरस्पीशीज इंटरैक्शन। चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। पुरानी थ्योरी सिंपल थी, होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले और बाकी सबको रिप्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये गलत है। जेनेटिक एविडेंस इस टोटल रिप्लेसमेंट मॉडल को चैलेंज करता है। बैकग्राउंड। ये रेवोल्यूशन तब शुरू हुआ जब हमने डिस्कवर किया कि सभी नॉन अफ्रीकन मॉडर्न ह्यूमंस के जीनोम्स में लगभग 1 से 4% नियांडरथल डीएनए है। ये पक्का सबूत था कि जब हमारे एंसेस्टर्स अफ्रीका से निकले तो उन्होंने नियांडरथल से मिलकर बच्चे पैदा किए। कोर लॉजिक, केस स्टडीज, ह्यूमन डीएनए इन नियांडरथल्स। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। एक 2023 की स्टडी ने पाया कि नियांडरथल्स में भी 2.5% तक मॉडर्न ह्यूमन डीएनए था। ये दिखाता है कि जीन फ्लो मल्टी डायरेक्शनल था। डेनी द हाइब्रिड, उसी डेनिसोवा केव में मिली डेनी का फॉसिल नियांडरथल डेनिसोवा इंटरब्रीडिंग का सीधा अनडिनाइबल प्रूफ है। एक फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड का मिलना पैलियो लॉटरी जीतने जैसा है। ये दिखाता है कि ये इंटरैक्शंस कोई रेयर एक्सीडेंट्स नहीं थे। जेनेटिक स्टडीज। ये स्टडीज दिखाती हैं कि इंटरब्रीडिंग एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल वेव्स में हुई। इंटरेस्टिंगली ईस्ट एशियंस में यूरोपियंस से लगभग 12 से 20% ज्यादा नियांडरथल डीएनए है, जिससे लगता है कि उनका एक दूसरा अलग एनकाउंटर हुआ था। शेयर्ड एडेप्टेशंस। ये जीन्स का मिलना काम का था। कोल्ड टॉलरेंस और स्टार्च हैवी डाइट को डाइजेस्ट करने की क्षमता, AMY जीन जैसे ट्रेट्स इन ग्रुप्स के बीच शेयर हुए, जिससे सबको बेहतर अडेप्ट करने में मदद मिली। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि मॉडर्न ह्यूमन डाइवर्सिटी प्योर नहीं है, ये एक मोज़ेक है, अलग अलग एंशिएंट लीनेजेस का एक मिश्रण है। कंक्लूजन। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी एक रीजनल मोज़ेक है। ये पॉपुलेशंस के मूव करने, मिलने और मिक्स होने की कहानी है, जिसमें जीन फ्लो ने हमें आज जो हैं वो बनाने में एक क्रूशल रोल प्ले किया है। ओके, आपने एक बेहतरीन टर्म यूज किया, ग्रेजुअल जेनेटिक अब्सॉर्प्शन। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नियांडरथॉल्स एकदम से गायब नहीं हो गए। उनकी पॉपुलेशन आने वाली होमो सेपियंस पॉपुलेशन से बहुत छोटी थी। तो कई जनरेशंस तक इंटरब्रीडिंग के बाद उनका यूनिक जीन पूल धीरे धीरे बड़े सैपियंस जीन पूल में समा गया, जब तक कि वो एक अलग ग्रुप के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सोच लो, वो सिर्फ मरे नहीं, वो हम में मर्ज हो गए। तो क्या सेपियंस नियांडरथाल्स से सुपीरियर थे? क्या इसलिए हम बच गए और वो नहीं? सुपीरियर एक लोडेड वर्ड है। एक बेहतर शब्द होगा मोर अडेप्टेबल। सेपियंस के पास शायद बेहतर सोशल नेटवर्किंग स्किल्स या एक ज्यादा फ्लेक्सिबल डाइट थी। लेकिन नियांडरथॉल्स भी इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, स्किल्ड हंटर्स थे और आइस एज यूरोप के लिए लाखों सालों तक परफेक्टली अडेप्टेड थे। उनकी टेक्नोलॉजी इंफीरियर नहीं थी, बस अलग थी। और मल्टी डायरेक्शनल जीन फ्लो का इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक टू वे स्ट्रीट थी। सिर्फ नियांडरथल्स ने सेपियंस को जीन्स नहीं दिए। अब हमारे पास एविडेंस है कि सेपियंस की एक पहली वेव जो अफ्रीका से निकली पर बाद में खत्म हो गई, उन्होंने भी अपने कुछ जीन्स उन नियांडरथल्स को दिए जिनसे वो मिले। जीन्स इन ग्रुप्स के बीच सभी दिशाओं में बह रहे थे। क्या इन इंटरैक्शंस का कोई कल्चरल एविडेंस भी है? जैसे क्या उन्होंने आर्ट या टूल्स ट्रेड किए? कल्चरल एक्सचेंज का डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जहां एक नई टाइप की टूल टेक्नोलॉजी शटल पेरोनियन दिखती है। ये नियांडरथॉल और सेपियंस टेक्निक्स का एक मिक्स लगता है। कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि ये नियांडरथल्स के अपने नए सेपियन पड़ोसियों से सीखने या उनकी नकल करने का सबूत है। और आज हम पर इस नियांडरथल डीएनए का क्या असर है? क्या ये सच में कुछ करता है? ओह बिल्कुल करता है। कुछ नियांडरथॉल जीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिससे हम कुछ वायरसेस से बेहतर लड़ पाते हैं। कुछ हमारे स्किन टोन, बालों के रंग और यहाँ तक कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न से जुड़े हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। कुछ टाइप 2 डायबिटीज और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए हमारी ससेप्टिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। Fascinating. Let's all practice saying this. Gradual genetic absorption. इन शॉर्ट, इंसान की कहानी एक सिंपल पेड़ नहीं है जिसका एक ही तना हो। ये एक उलझे हुए जाल जैसा है जिसमें अलग अलग शाखाओं के बीच लगातार बुनाई होती रहे। आगे बढ़ते हैं. Let's talk about our most famous cousins. Topic: Why Neanderthals are called pre-modern humans. हम उन्हें कार्टून्स में एक ब्रूटिश केवमैन की तरह देखते हैं, लेकिन क्या उन्हें प्री-मॉडर्न ह्यूमंस कहना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एनाटॉमिकली और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियरली वो हमारे बहुत करीब थे। अगर आप एक नियांडरथल को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर आज की मेट्रो में बिठा दो तो शायद ही कोई दूसरी नजर डालेगा। वो आवश्यक रूप से हमसे ठीक पहले का मॉडल थे। चलो इसके एविडेंस को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। नियांडरथल्स ने यूरोप और वेस्ट एशिया पर लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले तक राज किया। वो पिछले आइस एज के मास्टर्स थे। बैकग्राउंड। उनकी रेप्यूटेशन समय के साथ इवॉल्व हुई है। शुरू में उन्हें झुके हुए जंगली जानवरों की तरह देखा जाता था, लेकिन दशकों की रिसर्च ने इस छवि को एक हाईली कॉम्प्लेक्स और केपेबल ह्यूमन स्पीशीज में बदल दिया है। कोर लॉजिक। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज। उनकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑन एवरेज हमारी से बड़ी थी 1700 सीसी तक।
वो परफेक्ट बाइपेड्स थे, उनके शरीर छोटे और स्टॉकी थे, जो ठंडे मौसम में गर्मी बचाने के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन था। कल्चरल एंड बिहेवियरल सिमिलैरिटीज, यहाँ पर ये सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है। मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री, ये एक सोफिस्टिकेटेड टूल मेकिंग कल्चर थी। वो एक प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे स्क्रेपर्स, पॉइंट्स, नाइव्स बनाने के लिए। बरियल्स, वो अपने मृतकों को जानबूझकर दफनाते थे। कुछ कब्रों में तो ऑफरिंग्स के सबूत भी मिले हैं, जैसे फूल या जानवरों के सींग, जो सिंबॉलिक थॉट और शायद आफ्टर लाइफ में विश्वास की तरफ इशारा करता है। यूज ऑफ फायर एंड कम्युनल ड्वेलिंग्स, उनका आग पर पूरा कंट्रोल था, खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा के लिए। वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते थे। सिंबॉलिक बिहेवियर, उनके पिगमेंट्स, ईगल टैलेंट्स को ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करने और शायद सिंपल आर्ट फॉर्म्स के भी बढ़ते हुए सबूत मिल रहे हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, उन्हें प्री मॉडर्न कहना हमें याद दिलाता है कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम खास तौर पर ह्यूमन सोचते हैं, जैसे कंपैशन, सिंबॉलिक थॉट, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं आई, उनकी जड़ें बहुत गहरी एवोल्यूशनरी हैं। कंक्लूजन, नियांडरथाल्स एक ट्रांजिशनल फॉर्म थे जो खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे एनाटॉमिकल और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पूरी तरह से मॉडर्न इंसान बनने के रास्ते पर एक साथ इवॉल्व हुई। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर उनका दिमाग इतना बड़ा था तो वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गया? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ब्रेन साइज ही सब कुछ नहीं होता, उसकी ऑर्गेनाइजेशन मैटर करती है। हो सकता है सेपियंस के ब्रेन का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और बड़े सोशल नेटवर्क्स के लिए बेहतर था। बाकी फैक्टर्स ने भी जरूर रोल प्ले किया। तेजी से बदलता क्लाइमेट, आने वाले सेपियंस के साथ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और उनकी छोटी पॉपुलेशन, शायद इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। क्या आप इन मोस्टेरियन टूल्स को थोड़ा और डिटेल में समझा सकती हैं? ऑफ कोर्स, वो पहले के टूल से एक बड़ा अपग्रेड था। की टेक्निक को लेवलॉइज या प्रिपेयर्ड कोर कहते थे। इसका मतलब सिर्फ एक पत्थर को तोड़कर एक शार्प फ्लेक निकालने के बजाय वो पहले कोर रॉक को ध्यान से शेप करते थे, फिर एक अकेले प्रिसाइज स्ट्राइक से वो एक पहले से तय साइज और शेप का फ्लेक निकाल सकते थे। ये एफिशिएंट था, स्टैंडर्डाइज टूल्स बनाता था और इसके लिए बहुत दूर की सोच चाहिए थी। मैंने नियांडरथल कैनिबलिज्म के एविडेंस के बारे में भी पढ़ा है, उसकी क्या कहानी है? हाँ, स्पेन और बेल्जियम की कुछ साइट्स पर नियांडरथल हड्डियों पर कट मार्क्स मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जानवरों की हड्डियों पर मांस के लिए बुचरिंग करते वक्त बनाते थे। डिबेट यह है कि ये सर्वाइवल के लिए था, भूखमरी के कारण, ये किसी रिचुअल का हिस्सा था। ये उनकी कहानी का एक अंधेरा और विवादित हिस्सा है। और क्या वो बोल सकते थे? क्या उनके पास लैंग्वेज थी? एविडेंस इस तरफ इशारा करता है कि हाँ, उनकी हायोइड बोन की एनाटॉमी, गले की एक हड्डी जो बोलने के लिए जरूरी है, हमारे जैसी ही थी। उनके पास FOXP2 जीन का भी वही वर्जन था जो इंसानों में लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। अब हम ये नहीं जानते कि उनकी लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन वो लगभग निश्चित रूप से बोल सकते थे। तो उन्हें होमो सैपियंस नियांडरथलांसिस क्यों नहीं कहा जाता अब? हमारी एक सब स्पीशीज? एक लंबे समय तक उन्हें कहा जाता था, लेकिन अब जेनेटिक एविडेंस ने ये साफ कर दिया है, हमारे और उनके बीच का जेनेटिक डाइवर्जेंस इतना बड़ा है कि उन्हें एक अलग स्पीशीज के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, होमो नियांडरथलेंसिस। वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं थे, बल्कि हमारी सिस्टर स्पीशीज थी। एक हमारी कॉमन ग्रैंडमदर स्पीशीज थी, लेकिन हम माँ बेटी नहीं है। लेट्स गेट दैट राइट। प्रैक्टिसिंग मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। इन शॉर्ट, नियांडरथाल्स एक हाईली एडवांस्ड ट्रांजिशनल फॉर्म थे जो दिखाते हैं कि मॉडर्न ह्यूमैनिटी तक का सफर बायोलॉजिकल और कल्चरल सोफिस्टिकेशन का एक धीमा संचय था। टाइम टू मीट अनदर एंसेस्टर। टॉपिक होमो हैबिलिस, द हैंडीमैन। तो चलो मिलते हैं होमो हैबिलिस से, जिनका निकनेम द हैंडीमैन सब कुछ कह जाता है। वो हमारे अपने जीनस होमो के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। एग्जैक्टली। हैबिलिस लैटिन में हैंडी या स्किलफुल के लिए है। ये पहले होमिनिन थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली पत्थर के औजार बनाए और इस्तेमाल किए। This दोस्त was a complete game changer for human evolution. बस एक सेकंड के लिए उस पल को इमेजिन करो। पहली बार हमारे किसी एंसेस्टर ने सोचा कि आप एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर एक शार्प एज बना सकते हो। एक ऐसा एज जो जानवर की खाल को काटकर मांस तक पहुंच सके, या हड्डी को तोड़कर अंदर के न्यूट्रिशियस मैरो तक। वो कॉग्निटिव लीप होमो हैबिलिस ने लिया था। ये उससे इमेजिन करने का बिल्कुल सही तरीका है। इंट्रोडक्शन। होमो हैबिलिस अफ्रीका में लगभग 2.4 से 1.5 मिलियन साल पहले रहते थे। उन्हें लेजेंडरी लुइस और मैरी लीकी ने डिस्कवर किया था। बैकग्राउंड, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एवोल्यूशनरी शिफ्ट फ्रॉम अ पावर ग्रिप टू अ प्रिसिजन ग्रिप। पावर ग्रिप वो है जो आप हथौड़ा पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजबूत लेकिन फाइन नहीं। प्रिसिजन ग्रिप वो है जो आप पेन पकड़ने या सुई में धागा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फाइन कंट्रोल्ड मूवमेंट्स अलाउ करता है। ये टूल मेकिंग के लिए की था। कोर लॉजिक, फीचर्स। उनका ब्रेन एक ऑस्ट्रेलोपैथीसीन से बड़ा था, लगभग 500 से 800 सीसी। उनका चेहरा छोटा था और प्रोग्नेटिज्म कम था, लेकिन उनके हाथ अभी भी लंबे थे, जो एक प्रिमिटिव ट्रेट था। कल्चर, उन्होंने ओल्ड वन टूल ट्रेडिशन की शुरुआत की। ये बहुत सिंपल टूल्स थे, चॉपर्स और स्क्रैपर्स, जो एक गोल पत्थर से कुछ फ्लेक्स निकालकर बनाए जाते थे ताकि एक शार्प एज बन जाए। लाइफस्टाइल, वो ओमनिवोर्स थे। ज्यादातर एविडेंस उनके स्कैवेंजर होने की तरफ इशारा करता है, ना कि शक्तिशाली शिकारी। वो अपने टूल्स का इस्तेमाल बड़े शिकारियों के छोड़े हुए शिकार से मांस खुरचने के लिए करते थे। वो ग्रुप्स में रहते थे और शायद आग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, टूल मेकिंग ने एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाया। टूल्स ने उन्हें नए हाई एनर्जी फूड सोर्सेज जैसे मांस और मैरो तक पहुंचने दिया।
इस एक्स्ट्रा एनर्जी ने एक और भी बड़े ब्रेन के डेवलपमेंट को फ्यूल किया, जो बदले में और भी बेहतर टूल्स बना सकता था। और ये साइकिल शुरू हो गया। कंक्लूजन, होमो हैबिलिस ने सिर्फ टूल्स नहीं बनाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी की उस यात्रा की शुरुआत की जो सीधे आज आपके हाथ में स्मार्टफोन तक आई है। ये प्रिसिशन ग्रिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इतना बड़ा डील क्यों है ये? क्योंकि इसके बिना फाइन टूल मेकिंग नामुमकिन है। पावर ग्रिप से आप चीजें तोड़ सकते हो, लेकिन प्रिसिजन ग्रिप से आप अपने स्ट्राइक के एंगल और फोर्स को कंट्रोल करके एक टूल को एक मकसद से शेप दे सकते हो। इसके बिना होमो इरेक्टस के सोफिस्टिकेटेड हैंड एक्सेस या नियंडरथल्स के मुस्टेरियन पॉइंट्स कभी नहीं बन पाते। और ये ओल्ड वन टूल्स आखिर दिखते कैसे थे? क्या वो इंप्रेसिव थे? हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल नहीं, वो बेहद सिंपल थे। आप एक गोल पत्थर लो, कोर, और उससे दूसरे पत्थर हैमरस्टोन से मारो ताकि 1 या 2 फ्लेक्स निकल जाए। इससे कोर पर एक क्रूड शार्प एज बन जाता है। बस वही चॉपर है। लेकिन अपने समय के लिए ये उतना ही रेवोल्यूशनरी था जितना पहला कंप्यूटर। आपने कहा वो स्कैवेंजर्स थे, हंटर्स नहीं। ये हमें कैसे पता? इसका एविडेंस उनकी साइट्स पर मिली जानवरों की हड्डियों पर बने कट मार्क्स से मिलता है। अक्सर पत्थर के टूल के कट मार्क्स एक बड़े प्रेडेटर जैसे शेर के दांतों के निशान के ऊपर पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि शेर पहले वहां पहुंचा और होमो हैबिलिस बाद में बचे हुए शिकार को खाने आए। तो उन्हें हमारे जीनस होमो में क्यों रखा गया और सिर्फ एक लेट ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्यों नहीं कहा गया? 2 बड़े कारण। पहला, उनका ब्रेन साइज एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को पार कर गया था, कंसिस्टेंटली 600 सीसी से ऊपर, जो किसी भी ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से काफी बड़ा था। दूसरा, सिस्टमैटिक टूल मेकिंग का पक्का सबूत। एक बड़ा दिमाग और एक टूल मेकिंग कल्चर का ये कॉम्बिनेशन ही होमो लीनिएज की शुरुआत को डिफाइन करता है। मोज़ेक एवोल्यूशन का होमो हैबिलिस से क्या संबंध है? हैबिलिस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से इवॉल्व होते हैं। उनके केस में उनका दिमाग और दांत ज्यादा ह्यूमन लाइक हो रहे थे, लेकिन उनके लंबे हाथ और शरीर के अनुपात अभी भी बहुत एप लाइक थे। पूरा शरीर एक साथ इवॉल्व नहीं हुआ। ये पुराने और नए ट्रेड्स का एक पैचवर्क था। ओके, लेट्स प्रैक्टिस द डिफरेंस। से इट विद मी। पावर ग्रिप वर्सेस प्रिसिजन ग्रिप। इन शॉर्ट, होमो हैबिलिस ने उस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन को शुरू किया जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और जिस इंसान ने होमो हैबिलिस को ढूंढा वो एक अलग सेक्शन डिजर्व करता है। नेक्स्ट टॉपिक, हाईलाइट लुइस लीकीज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एंथ्रोपोलॉजी। हमने अभी उनका नाम लिया। ये आदमी एंथ्रोपोलॉजी के रॉक स्टार्स में से एक था। भावशाली पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अफ्रीका में उनके काम ने ह्यूमन ऑरिजिन्स की हमारी समझ को मूल रूप से बदल दिया। उनकी सबसे फेमस साइट्स में से एक थी ओल्डोवाई गॉर्ज, तंजानिया में। उस जगह से इतने कमाल के फॉसिल्स मिले कि उसे क्रेडल ऑफ मैनकाइंड का निकनेम मिल गया। उनके इम्पैक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। लुइस लीकी एक केनियन ब्रिटिश पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि इंसानियत अफ्रीका में पैदा हुई थी। बैकग्राउंड, लीकी से पहले आम विचार ये था कि इंसान एशिया या यूरोप में इवॉल्व हुए। लीकी को एक अटल विश्वास था कि अफ्रीका ही हमारी असली जन्मभूमि है, और उन्होंने दशकों तक सबूत की तलाश की, अक्सर कम फंडिंग या सपोर्ट के साथ। कोर लॉजिक कंट्रीब्यूशंस, डिस्कवरी ऑफ अर्ली होमिनिन्स। उनकी टीम ने होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयजी जैसे क्रूशियल फॉसिल्स डिस्कवर किए। इन डिस्कवरीज ने साबित किया कि अफ्रीका में अर्ली होमिनिन्स की एक विविधता रहती थी। स्थापित किए और फंडिंग सुरक्षित की, जिसने अफ्रीका में रिसर्च को प्रोफेशनलाइज किया। डिस्कवरी ऑफ ओल्ड वन टूल्स। होमो हैबिलिस के साथ साथ मैरी लीकी ने उनसे जुड़े ओल्ड वन टूल्स भी डिस्कवर किए, जिसने उस समय की सबसे पुरानी टूल ट्रेडिशन को स्थापित किया। प्राइमेट रिसर्च, लीकीज एंजल्स। लीकी ने बड़ी चतुराई से समझा कि हमारे अस्तित्व को समझने के लिए हमें अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों यानी ग्रेट एप्स को समझना होगा। उन्होंने 3 अग्रगामी महिला रिसर्चर्स जो लीकीज एंजल्स के नाम से मशहूर हुईं को उन्हें जंगल में स्टडी करने के लिए स्पॉन्सर किया। जेन गुडॉल को चिंपैंजीज के लिए, डायन फॉसी को गोरिल्लास के लिए और ब्यूरूटे गाल्डिकास को ओरंगटैंस के लिए। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, उनके काम ने किसी और से ज्यादा अफ्रीका को ह्यूमन एवोल्यूशन के एपिसेंटर के रूप में स्थापित किया, जिसने पूरे फील्ड का फोकस ही बदल दिया। कंक्लूजन, लुइस लीकी सिर्फ एक फॉसिल हंटर से कहीं ज्यादा थे। वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने रिसर्च का एक पूरा फील्ड बनाया और पीढ़ियों को हमारे अफ्रीकन ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा क्या था कि लीकी इतने कन्विंस थे कि इंसान अफ्रीका में इवॉल्व हुए जबकि बाकी सब एशिया में देख रहे थे? 2 मुख्य कारण थे। पहला, चार्ल्स डार्विन ने खुद इसकी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि क्योंकि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज और गोरिल्लाज सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए हमारी अपनी उत्पत्ति के लिए यह सबसे लॉजिकल जगह थी। दूसरा, उस समय तक जो कुछ शुरुआती होमिनिन फॉसिल्स मिले थे, जैसे टोंग चाइल्ड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो अफ्रीका से थे। लीकी ने बस इन डॉट्स को जोड़ा और इस आइडिया को जुनून के साथ फॉलो किया। लीकीज एंजल्स का काम इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली बार उन्होंने ग्रेट एप्स की उनके नेचुरल हैबिटेट्स में लॉन्ग टर्म स्टडीज की। जेन गुडॉल की ये डिस्कवरी कि चिंपैंजीज टूल्स बनाते और इस्तेमाल करते हैं ने इस विश्वास को तोड़ दिया कि ये सिर्फ एक इंसानी ट्रेट है।
उनके काम ने हमें हमारे अपने व्यवहार की गहरी इवोल्यूशनरी जड़ों, सोशल स्ट्रक्चर से लेकर टूल यूज तक में गहरी समझ दी। साइंटिफिक कम्युनिटी ने शुरू में लीकी की कुछ डिस्कवरीज को रेजिस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी खोजें इंसान होने का मतलब क्या है, इसकी स्थापित टाइमलाइन और डेफिनेशन को चैलेंज करती थी। जब उन्होंने होमो हैबिलिस का प्रस्ताव रखा तो कई लोगों ने कहा कि इसका दिमाग हमारे जीनस में होने के लिए बहुत छोटा है। साइंस अक्सर नए एविडेंस को एक्सेप्ट करने में धीमा होता है जो पुरानी थ्योरीज को पलट दे, और लीकी हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। क्या उनकी लेगेसी आज भी एक्टिव है? और उनके परिवार ने काम जारी रखा। उनके बेटे रिचर्ड लीकी भी एक विश्व प्रसिद्ध पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। लीकी लेगेसी जिंदा है और अच्छे से चल रही है। अगर आपको उनकी एक सबसे बड़ी डिस्कवरी चुननी हो तो वो क्या होगी? होमो हैबिलिस। सिर्फ एक चुनना मुश्किल है, लेकिन होमो हैबिलिस की डिस्कवरी शायद सबसे प्रभावशाली थी। इसने ऑस्ट्रेलोपिथेकेंस और होमो इरेक्टस के बीच एक जरूरी लिंक प्रदान किया, और इसने साबित किया कि टूल मेकिंग हमारे एवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स थी, जिसने उस फीडबैक लूप के लिए स्टेज सेट किया जिसने हमारे दिमाग को बढ़ाया। This is great. Now practice saying their names. Leakey's angels, Goodall, Fossey and Galdacus. इन शॉर्ट, लुईस लीकी ने सिर्फ फॉसिल्स नहीं ढूंढे, उन्होंने अफ्रीका को पूरी मानवता की निश्चित जन्मभूमि के रूप में मैप पर रखा। ये हमें एक जुड़े हुए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लाता है। अफ्रीका इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सब्सटैंशिएट, बेसिकली एविडेंस के साथ प्रूव करो कि अफ्रीका ही वो जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ। ये स्टेटमेंट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का आधार है। इसका मतलब ना सिर्फ ये है कि हमारे सबसे पहले एप लाइक एंसेस्टर्स अफ्रीका में इवॉल्व हुए, बल्कि हमारी अपनी स्पीशीज एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस भी वहीं उत्पन्न हुई, दुनिया भर में फैलने से पहले। ये ऐसा है जैसे अगर इंसानी इतिहास एक किताब है तो उसके पहले कई जरूरी चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में लिखे गए थे। परफेक्ट एनालॉजी। चलो हार्ड एविडेंस देखते हैं। इंट्रोडक्शन। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड का टाइटल अफ्रीका को फॉसिल, जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के एक ओवरवेलमिंग कन्वर्जेंस के आधार पर दिया गया है। बैकग्राउंड, 20th सेंचुरी तक फोकस यूरोप और एशिया पर था, लेकिन रेमंड डार्ट और फिर लीकीज की डिस्कवरीज ने फोकस को नाटकीय रूप से वापस अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया, जहां डार्विन ने प्रिडिक्ट किया था कि ये होना चाहिए। कोर लॉजिक एविडेंस। अर्लीस्ट फॉसिल रिमेन्स। लगभग सभी शुरुआती होमिनिन फॉसिल्स अफ्रीका में ही पाए गए हैं। इसमें लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3.6 मिलियन साल पुराने लाइटोनी फुटप्रिंट्स जो बाइपीडलिज्म को एक्शन में दिखाते हैं, और हमारे अपने जीनस के सबसे पहले सदस्य जैसे होमो हैबिलिस शामिल हैं। अर्लीस्ट टूल ट्रेडिशंस। दुनिया की सबसे पुरानी स्टोन टूल टेक्नोलॉजीज ओल्डोवान और बाद की एचुलियन दोनों अफ्रीका में ही शुरू हुई। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल कल्चर की पहली चिंगारियों को रिप्रेजेंट करती हैं। ओरिजिन ऑफ होमोसेपियंस। एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे पुराने फॉसिल्स अफ्रीका से ही आते हैं। इथियोपिया में ओमो किबिश से मिले अवशेष लगभग 2 लाख साल पुराने हैं। जेनेटिक एविडेंस। माइटोकॉन्ड्रियल ईव। मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस की जेनेटिक स्टडीज ने हमारी वंशावली को अफ्रीका में एक सिंगल ओरिजिन पॉइंट तक ट्रेस किया है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव का कॉन्सेप्ट दिखाता है कि सभी जीवित इंसान एक ऐसी महिला या महिलाओं के ग्रुप से उत्पन्न हुए हैं जो लगभग 150,000 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को शक्तिशाली समर्थन देता है। अर्लीस्ट सिंबॉलिक थॉट। एब्स्ट्रैक्ट और सिंबॉलिक थॉट के पहले संकेत, एक की मॉडर्न ह्यूमन ट्रेट, भी अफ्रीका से ही आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की ब्लॉम्बोस केव से मिले एनग्रेव्ड ओकर और शेल बीड्स, जो 75,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये समझ धरती पर हर व्यक्ति को, चाहे वो अब कहीं भी रहता हो, एक कॉमन अफ्रीकन विरासत से जोड़ती है। कंक्लूजन। फॉसिल, जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल सब ये सबूत एक ही निष्कर्ष की तरफ इशारा करते हैं। अफ्रीका सच में मानवता का पालना है। आपने लाइटोली फुटप्रिंट्स का जिक्र किया, वो इतने खास क्यों हैं? वो समय में अचानक रुके हुए एक पल जैसा है। वो 3.6 मिलियन साल पुराने फुटप्रिंट्स हैं, 3 ऑस्ट्रेलोपैथिसीन्स के, जो गीली ज्वालामुखी राख पर चल रहे थे। ये हड्डी नहीं है, ये व्यवहार का एक पल है। आप उनकी चाल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो कैसे चलते थे। ये अर्ली बाइपीडलिज्म का सबसे सीधा और प्रभावशाली सबूत है जो हमारे पास है। क्या आप माइटोकॉन्ड्रियल ईव के कॉन्सेप्ट को हमारे लिए सरल बना सकती हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA सिर्फ माँ से बच्चे को मिलता है। आपका mtDNA आपकी माँ जैसा है, जो उसकी माँ जैसा था, और ऐसे ही चलता रहता है। जब साइंटिस्ट ने दुनिया भर के लोगों के mtDNA को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि सभी अलग अलग लिनेजेस जब पीछे ट्रेस की जाती हैं तो एक ऐसी महिला की एक ही वंश रेखा पर मिलती है जो अफ्रीका में रहती थी। वो उस समय जिंदा इकलौती महिला नहीं थी, लेकिन वो इकलौती हैं जिनकी सीधी मातृवंश रेखा आज सभी में बची हुई है। ये सिंबॉलिक थॉट आखिर है क्या, और ये इतना बड़ा डील क्यों है? सिंबॉलिक थॉट दूसरी चीजों या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए चीजों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। भाषा, कला और धर्म सभी सिंबॉलिक थॉट के रूप हैं।
ब्लोम्बो स्केव के फाइंडिंग्स एक बड़ा डील इसलिए है क्योंकि वो दिखाते हैं कि इंसान एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना शुरू कर रहे थे, ऐसे पैटर्न्स बना रहे थे जिनका कोई तात्काल सर्वाइवल फंक्शन नहीं था। ये एक मॉडर्न इंसानी दिमाग की शुरुआत है। अगर सभी लोग अफ्रीका से निकले तो अलग अलग इंसानी रेसेस कैसे डेवलप हुई? जैसे जैसे होमोसेपियंस दुनिया भर में फैले और अलग अलग स्थानीय वातावरण के अनुकूल हुए, उन्होंने सापेक्ष शारीरिक भिन्नताएं विकसित की। जैसे गहरे रंग की त्वचा तेज यूवी रेडिएशन वाले इलाकों में त्वचा की रक्षा के लिए विकसित हुई, जबकि हल्के रंग की त्वचा कम धूप वाले क्षेत्रों में विटामिन डी बनाने में मदद करने के लिए विकसित हुई। ये सभी मामूली हाल ही के अनुकूलन है। जेनेटिकली सभी इंसान 99% आइडेंटिकल हैं। क्या अभी भी अफ्रीका के क्रिडल होने पर कोई साइंटिफिक डिबेट है? भारी बहुमत एक अफ्रीकन ओरिजिन का समर्थन करता है। मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस के आसपास कुछ बहस है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक अल्पसंख्यक विचार है। सबूत का भारी वजन मजबूती से अफ्रीका की तरफ इशारा करता है। Got it. Let's practice this one. Homo Kibish fossils, the earliest Homo sapiens. इन शॉर्ट, ओवरवेलमिंग फॉसिल, जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कंफर्म करता है कि अफ्रीका ही वो जगह है जहां हमारी इंसानी कहानी शुरू हुई। Perfect. अब उस डिबेट में घुसते हैं। Topic: Critically evaluate the contesting theories of the emergence and dispersal of modern Homo sapiens. ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये आखिरकार वही सवाल है, हम यहाँ कैसे पहुंचे और हम दुनिया भर में कैसे फैले। एग्जैक्टली और ये डिबेट असल में इस बात पर टिकी है कि जब हमारे एंसेस्टर्स नियांडरथाल्स और डेनिसोवंस जैसे दूसरे आर्केक ह्यूमन से मिले तो उनका क्या हुआ। सोच लो, मॉडर्न ह्यूमंस के ओरिजिन के लिए 3 अलग-अलग मूवी स्क्रिप्ट्स हैं। हर थियरी एक अलग स्क्रिप्ट है। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। इंट्रोडक्शन। मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिन एंथ्रोपोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसे समझने के लिए 3 मेन मॉडल्स हैं, आउट ऑफ अफ्रीका, मल्टी रीजनल और असिमिलेशन। बैकग्राउंड। ये डिबेट तब शुरू हुई जब होमो इरेक्टस जैसे आर्केइक ह्यूमंस के फॉसिल्स अफ्रीका से बहुत दूर चाइना और इंडोनेशिया जैसी जगहों पर मिले। सवाल ये था, क्या ये स्थानीय आर्केइक पॉपुलेशंस उन क्षेत्रों में मॉडर्न ह्यूमंस में इवॉल्व हुई या उन्हें अफ्रीका से आए माइग्रेंट्स की एक नई लहर ने रिप्लेस कर दिया। कोर लॉजिक, द 3 मॉडल्स। 1. आउट ऑफ अफ्रीका और रिप्लेसमेंट मॉडल। ये है स्क्रिप्ट नंबर 1। ये कहता है कि मॉडर्न होमोसेपियंस सिर्फ अफ्रीका में लगभग 200,000 साल पहले इवॉल्व हुए। फिर लगभग 60,000 साल पहले वो अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया भर की बाकी सभी आर्केइक ह्यूमन पॉपुलेशंस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, बिना किसी खास इंटरब्रीडिंग के। ये मॉडल माइटोकॉन्ड्रियल ईव के जेनेटिक डेटा से मजबूती से समर्थित है। मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये है स्क्रिप्ट 2। ये प्रस्ताव करता है कि जब होमो इरेक्टस 1 मिलियन साल से भी पहले अफ्रीका से निकले तो वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ मॉडर्न ह्यूमंस में इवॉल्व हुए। इन क्षेत्रीय पॉपुलेशंस के बीच लगातार जीन फ्लो या इंटरब्रीडिंग ने उन सबको एक ही इवॉल्व होती हुई स्पीशीज के रूप में रखा। इस मॉडल के अनुसार निएंडरथाल्स मॉडर्न यूरोपियंस के सीधे पूर्वज हैं। 3. असिमिलेशन और पार्शियल रिप्लेसमेंट मॉडल। ये है स्क्रिप्ट 3 और ये पहले 2 का एक हाइब्रिड है। ये मानता है कि मॉडर्न ह्यूमंस पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की तरह, लेकिन जब वो यूरेशिया में फैले तो उन्होंने सिर्फ आर्काइक पॉपुलेशंस को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने उनके साथ एक सीमित हद तक इंटरब्रीड किया। तो आर्काइक पॉपुलेशंस बड़े सैपियंस जीन पूल में असिमिलेट हो गईं। हमारे जीनोम्स में निएंडरथल और डेनिसोवन डीएनए का आज का जेनेटिक एविडेंस इस मॉडल के लिए सबसे मजबूत समर्थन प्रदान करता है। कंक्लूजन। वर्तमान वैज्ञानिक सहमति असिमिलेशन मॉडल के पक्ष में है। ये एक लौता मॉडल है जो फॉसिल एविडेंस, जो एक अफ्रीकन ओरिजिन की तरफ इशारा करता है, और जेनेटिक एविडेंस जो साबित करता है कि इंटरब्रीडिंग हुई थी, दोनों को सफलतापूर्वक समझाता है। ओके, तो प्योर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नो इंटरब्रीडिंग का दावा है। पिछले दशक के जेनेटिक डेटा ने उस दावे को गलत साबित कर दिया है। इंटरब्रीडिंग जरूर हुई थी, तो मॉडल का ओरिजिनल टोटल रिप्लेसमेंट वर्जन अब वैलिड नहीं माना जाता। और मल्टी रीजनल मॉडल के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? मल्टी रीजनल मॉडल ये समझाने में संघर्ष करता है कि अलग अलग महाद्वीपों में पॉपुलेशंस जो 1 मिलियन साल से अलग अलग इवॉल्व हो रही थीं, वो सब एक ही समय में मॉडर्न ह्यूमंस की तरह इतनी सिमिलर कैसे दिख सकती हैं। इतना पैरेलल एवोल्यूशन बहुत ही असंभव लगता है। साथ ही सबसे पुराने होमोसेपियंस फॉसिल्स सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, जो एक मल्टी रीजनल ओरिजिन का विरोध करता है। तो असिमिलेशन मॉडल एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स थ्योरी है। एग्जैक्टली ये आउट ऑफ अफ्रीका से कोर आइडिया लेता है, हमारी स्पीशीज अफ्रीका में उत्पन्न हुई, और उसमें मल्टी रीजनल मॉडल का की एलिमेंट जीन फ्लो, इंटरब्रीडिंग जोड़ता है। ये वो थ्योरी है जो हमारे पास आज मौजूद सभी एविडेंस के साथ सबसे अच्छे से फिट बैठती है। आपने पहले जिक्र किया था कि ईस्ट एशियंस में ज्यादा निएंडरथल डीएनए है। एसिमिलेशन मॉडल इसे कैसे समझाता है? ये सुझाव देता है कि शायद मल्टीपल इंटरब्रीडिंग इवेंट्स हुए होंगे। शायद एक मिडिल ईस्ट में हुआ, सेपियंस के अफ्रीका से निकलने के ठीक बाद, जो यूरोपियंस और एशियंस दोनों के लिए कॉमन है। फिर जो ग्रुप आगे पूर्व की तरफ माइग्रेट हुआ, उनका एक दूसरा एनकाउंटर एक और निएंडरथल पॉपुलेशन से हुआ, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा निएंडरथल डीएनए मिला जो यूरोपियन बाउंड ग्रुप को नहीं मिला। तो हमारी ओरिजिन स्टोरी पर आखिरी फैसला क्या है? यह है कि हमारी कहानी मूल रूप से एक अफ्रीकन कहानी है। हम एक अफ्रीकन स्पीशीज हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बाकी दुनिया में फैले, हमने रास्ते में मिली दूसरी ह्यूमन स्पीशीज से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जेनेटिक योगदान उठाए।
हम ज्यादातर आउट ऑफ अफ्रीका हैं, जिसमें थोड़ा सा निएंडरथॉल और डेनिसोवन मिला हुआ है। Awesome summary. Now practicing this. Assimilation model. African origin with regional interbreeding. इन शॉर्ट, असिमिलेशन मॉडल हमारे ओरिजिन्स को सबसे अच्छे से समझाता है, एक अफ्रीकन फाउंडेशन को यूरेशिया के आर्केक ह्यूमन से मिले जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ जोड़कर। All right. Next up is a controversial one. A short note on the osteodontoceраtic culture. ये नाम तो एक रियल टंग ट्विस्टर है। चलो इसे तोड़ते हैं। Osteodontoceраtic. चलो करते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन, डोंटो मतलब टूथ और केराटिक मतलब हॉर्न। तो ये एक बोन टूथ हॉर्न कल्चर की हाइपोथेसिस है। ये थ्योरी रेमंड डार्ट ने प्रपोज की थी, वही साइंटिस्ट जिन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को डिस्कवर किया था। उनका बड़ा आइडिया ये था कि ये बहुत शुरुआती होमिनिन्स पत्थर के औजार नहीं इस्तेमाल करते थे, बल्कि जानवरों की हड्डियों, दांतों और सींगों को अपने प्राइमरी टूल्स और हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सही। इंट्रोडक्शन, द ऑस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर एक हाइपोथेसिस है, एक स्थापित तथ्य नहीं। ये डार्ट का ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टूल यूज को समझाने का एक प्रयास था, उससे पहले कि पत्थर के औजार मौजूद माने जाते। बैकग्राउंड, जब डार्ट ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स ढूंढे तो वो केव्स में टूटी हुई जानवरों की हड्डियों के एक बड़े कलेक्शन से घिरे हुए थे। वहां कोई पत्थर के औजार नहीं थे, तो उन्होंने सोचा क्या हो अगर हड्डियां खुद ही औजार थीं। कोल्ड लॉजिक, दी हाइपोथेसिस। डार्ट ने तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस खास जानवरों के पार्ट्स को खास औजारों के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे लंबी हड्डियों को क्लब्स के रूप में, दांतों वाले जबड़ों को आरी के रूप में और सींगों को खंजर या खुदाई के औजारों के रूप में। द किलर एप थ्योरी, इससे उन्हें एक और ड्रामेटिक आइडिया आया, किलर एप थ्योरी। उन्होंने प्रपोज किया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक हिंसक मांसाहारी शिकारी था जो इन हड्डी के हथियारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। उन्हें विश्वास था कि ये इंसानी हिंसा की गहरी एवोल्यूशनरी जड़ों की तरफ इशारा करता है। द काउंटर पर्सपेक्टिव। बाद में सीके ब्रेन नाम के एक रिसर्चर आए और उन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि उन केव्स में टूटी हड्डियों के पैटर्न्स होमिनिन शिकारियों का काम नहीं थे, बल्कि उन होमिनिन्स का शिकार करने वाले प्रेडेटर्स जैसे लेपर्ड्स और हाइनास का काम थे। उन्होंने साबित किया कि केव्स प्रेडेटर्स के ठिकाने थे और ऑस्ट्रेलोपिथेकसीन्स शिकार थे, शिकारी नहीं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इस पूरी बहस ने एक नए वैज्ञानिक फील्ड को जन्म दिया जिसे टैफोनोमी कहते हैं। इस बात का अध्याय कि जीव कैसे सड़ते हैं और फॉसिल बन जाते हैं। इसने साइंटिस्ट को सिखाया कि व्यवहारिक निष्कर्षों पर कूदने से पहले प्राकृतिक व्याख्याओं की तलाश करें। कंक्लूजन, आज ओडीके कल्चर हाइपोथेसिस को बड़े पैमाने पर नकार दिया गया है। हड्डियों का कलेक्शन अब प्राकृतिक प्रक्रियाओं और प्रेडेटर गतिविधि का परिणाम माना जाता है, न कि होमिनिन टूल मेकिंग का। एविडेंस क्या था? उन्होंने वो देखा जिसे वो एक नॉन रैंडम पैटर्न मानते थे। उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियां जैसे लिम्ब बोन्स और जॉज केव्स में ज्यादा संख्या में थीं और वो खास तरीकों से टूटी हुई लगती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता, ये होमिनिन्स द्वारा जानबूझकर किया गया चयन और उपयोग रहा होगा। और सीके ब्रेन ने उन्हें आखिर गलत कैसे साबित किया? उन्होंने क्या किया? ब्रेन ने कुछ शानदार जासूसी का काम किया। उन्होंने आधुनिक प्रेडेटर्स के ठिकानों जैसे तेंदुओं के का अध्ययन किया। उन्होंने पीछे छोड़ी गई हड्डियों के कलेक्शंस का विश्लेषण किया और वही पैटर्न्स देखे जो डार्ट ने पुरानी केव्स में पाए थे। उन्होंने दिखाया कि तेंदुए अपने शिकार के हिस्सों को पेड़ों पर ले जाते हैं और नीचे गिरने वाली हड्डियां वही हैं जो डार्ट ने ढूंढी थीं। उन्होंने साबित किया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस शिकार था, शिकारी नहीं। इस किलर एप थ्योरी का कल्चरल इम्पैक्ट क्या था? ये एक शक्तिशाली आइडिया लगता है। इसका एक बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट था। इसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंसान स्वभाव से हिंसक और आक्रामक होते हैं, कि हमारे पास हमारे एवोल्यूशनरी अस्तित्व से एक किलर इंस्टिंक्ट है। स्टैनली कुब्रिक की फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी का मशहूर शुरुआती सीन, जहां एपमैन एक हथियार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखता है, वो सीधे डार्ट के किलर एप थ्योरी से प्रेरित है। तो क्या इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स ने कोई औजार इस्तेमाल ही नहीं किया? जरूरी नहीं। उन्होंने शायद सिंपल अनमॉडिफाइड टूल्स जैसे डंडे या पत्थर इस्तेमाल किए होंगे, ऐसी चीजें जो फॉसिल रिकॉर्ड में प्रिजर्व नहीं होंगी। लेकिन ऑस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर का आइडिया कि वो सिस्टमैटिकली हड्डियों, दांतों और सींगों को एक फॉर्मल टूल किट में शेप दे रहे थे, अब स्वीकार नहीं किया जाता। सिस्टमैटिक स्टोन टूल मेकिंग होमो हैबिलिस से शुरू होती है। इस पूरी बहस की मुख्य सीख क्या है? मुख्य सीख वैज्ञानिक कठोरता और अनुमानों से बचने के महत्व के बारे में है। डार्ट ने एक पैटर्न देखा और उसे इंसानी व्यवहार के चश्मे से इंटरप्रेट किया। ब्रेन ने उस हाइपोथेसिस को प्राकृतिक व्याख्याओं के खिलाफ टेस्ट किया और एक बेहतर फिट पाया। यह क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व को उजागर करता है। Okay, another one for practice. Let's try osteodontoceраtic, a disregarded hypothesis. इन शॉर्ट, ऑस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर एक प्रभावशाली लेकिन आखिरकार गलत थ्योरी थी जिसने प्रस्तावित किया कि शुरुआती होमिनिन्स हड्डियों, दांतों और सींगों को औजारों के रूप में इस्तेमाल करते थे। और अब हमारे आखिरी टॉपिक के लिए जो सब कुछ एक साथ लाता है, चलो होमिनाइजेशन प्रोसेस पर चर्चा करें। इस टर्म का क्या मतलब है? होमिनाइजेशन प्रोसेस उन सभी प्रमुख एवोल्यूशनरी बदलावों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो एक एप लाइक एंसेस्टर से मॉडर्न होमोसेपियंस तक ले गए हैं। ये हमारे एनाटॉमी, व्यवहार और संस्कृति में हुए सभी परिवर्तनों की कहानी है। तो अगर बाकी टॉपिक्स अलग-अलग सीन्स थे, तो ये पूरी मूवी है। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन, होमिनाइजेशन प्रोसेस एक धीमा क्रमिक विकास है
जो दो सहविकसित स्तंभों द्वारा निर्देशित है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन शरीर में बदलाव और कल्चरल एवोल्यूशन व्यवहार में बदलाव। बैकग्राउंड, यह प्रक्रिया लगभग 6-7 मिलियन साल पहले शुरू हुई जब हमारी वंशावली उस वंशावली से अलग हो गई जो आधुनिक चिंपैंजीज तक ले गई। कोर लॉजिक, की चेंजेस। 1. बाइपेडलिज्म, यह पहला और सबसे मूलिक बदलाव था। 2 पैरों पर चलने ने हाथों को आजाद कर दिया, जिससे भोजन, शिशुओं और आखिरकार औजारों को ले जाना संभव हुआ। इसके लिए एस शेप्ड स्पाइन, कटोरी के आकार का पेल्विस और फोरम एंड मैग्नम की आगे की स्थिति जैसे बड़े एनाटॉमिकल बदलाव की जरूरत थी। 2. एन्सेफलाइजेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, यह दिमाग के आकार और जटिलता में नाटकीय वृद्धि है। यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लगभग 450 सीसी से हमारे आधुनिक औसत लगभग 1350 सीसी तक गया। एक बड़े दिमाग ने बेहतर टूल मेकिंग, जटिल सामाजिक सहयोग और समस्या समाधान को सक्षम बनाया। चेंजेस इन डेंटिशन, हमारे दांत काफी बदल गए। एप्स के बड़े तेज केनाइन्स छोटे और कुंद हो गए। डेंटल आर्केड यू शेप से पैराबोलिक शेप में बदल गया। ये नरम भोजन और ज्यादा मांस की तरफ डाइट में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। 4. टूल मेकिंग एंड कल्चर, आजाद हाथों और एक बड़े दिमाग के संयोजन ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ये प्रगति की एक कहानी है। होमो हैबिलिस के साधारण ओल्डोवान औजारों से होमो इरेक्टस के सुंदर अर्शुलियन हैंड एक्सिस तक, निएंडरथाल्स के परिष्कृत म्यूस्टेरियन औजारों तक और आखिरकार होमो सेपियंस के जटिल ब्लेड औजारों तक। 5. लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थॉट, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास जिससे भाषा, कला और धर्म का उदय हुआ। ये शायद इंसान होने की सबसे परिभाषित विशेषता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये प्रक्रिया समझाती है कि हम कौन हैं। हमारे बारे में हर एक चीज, हमारे चलने के तरीके से लेकर हमारे बोलने के तरीके तक, इस लंबी और जटिल एवोल्यूशनरी यात्रा का उत्पाद है। कंक्लूजन, ह्यूमनाइजेशन एक शक्तिशाली फीडबैक लूप का परिणाम है। बाइपेडलिज्म ने हाथों को आजाद किया, जिससे औजार का उपयोग संभव हुआ। औजार के उपयोग और बेहतर भोजन तक पहुंचने ने दिमाग की वृद्धि को बढ़ावा दिया, और एक बड़े दिमाग ने और भी बेहतर औजारों और अधिक जटिल संस्कृति को जन्म दिया, और ये चक्र दोहराता गया, हमें वो बनाता गया जो हम हैं। बाइपेडलिज्म पहले क्यों हुआ? इसका ट्रिगर क्या था? सबसे लोकप्रिय थ्योरी है सवाना हाइपोथेसिस। ये सुझाव देती है कि अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन ने घने जंगलों को खुले घास के मैदानों या सवानाज में बदल दिया। हमारे पेड़ों पर रहने वाले पूर्वजों को जमीन पर आना पड़ा, जहां 2 पैरों पर खड़े होना ऊंची घास के ऊपर से शिकारियों को देखने और लंबी दूरी तक अधिक कुशलता से चलने के लिए फायदेमंद था। क्या हमारे दिमाग के इतने बड़े होने के कोई नेगेटिव परिणाम भी थे? हाँ, एक बहुत बड़ा। ये इंसानों के लिए बच्चे के जन्म को बेहद कठिन और खतरनाक बना देता है। एक बड़े सेल को एक संकरे पेल्विस से गुजरना पड़ता है, जिसे बाइपेडलिज्म के लिए रीडिजाइन किया गया था। यही कारण है कि इंसानी बच्चे इतने असहाय पैदा होते हैं और उन्हें दूसरे जानवरों की तुलना में इतनी लंबी अवधि तक माता पिता की देखभाल की जरूरत होती है। क्या ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस अब रुक गया है? बायोलॉजिकली हमारी स्पीशीज के लिए ये काफी धीमा हो गया है, क्योंकि हम अब अपने वातावरण के अनुकूल नहीं होते। हम संस्कृति और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाते हैं। प्राकृतिक चयन का दबाव बहुत कम हो गया है, लेकिन हमारा सांस्कृतिक विकास पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आग का क्या रोल था? आग पर नियंत्रण एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने गर्मी, रोशनी और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसने खाना पकाने की अनुमति दी। पका हुआ भोजन पचाने में आसान होता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पके हुए भोजन से मिली ये अतिरिक्त ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसने हमारे ऊर्जा के भूखे दिमागों को इतना बड़ा होने दिया। तो क्या हम इस प्रक्रिया के फाइनल प्रोडक्ट हैं? एवोल्यूशन में कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। एवोल्यूशन का कोई लक्ष्य नहीं होता। हम बस वर्तमान वातावरण के लिए एक अच्छी तरह से अनुकूलित स्पीशीज हैं। अगर वातावरण नाटकीय रूप से बदलता है तो हमें अनुकूलित होना पड़ेगा या विलुप्त होने का खतरा उठाना पड़ेगा। एवोल्यूशन एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। Let's practice that powerful idea. Harmonization, the feedback loop of bipedalism, encephalization, and culture. इन शॉर्ट, हार्मोनाइजेशन प्रोसेस उन मुख्य जैविक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की श्रृंखला का वर्णन करता है, जैसे बाइपीडलिज्म और दिमाग का विकास, जिन्होंने एक वानर सदृश पूर्वज को एक आधुनिक इंसान में बदल दिया। So what an absolutely incredible journey. आज हमने देखा कि ह्यूमन एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एक जटिल, उलझी हुई और दिलचस्प कहानी है जिसमें कई किरदार, मोड़ और उतार चढ़ाव हैं। चलो अपनी यात्रा का एक जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से, वो एपमैन जिन्होंने बाइपेडलिज्म की शुरुआत की। फिर हम डेनिसोवंस और निएंडरथल्स की दुनिया में गए और देखा कि कैसे इन सभी ग्रुप्स ने आपस में इंटरब्रीड किया। हम होमो हैबिलिस यानी हैंडमैन से मिले, जिसने तकनीकी क्रांति शुरू की। हमने लुईस लीकी के स्मारक योगदान को समझा, जिन्होंने हमारी कहानी को अफ्रीका में केंद्रित किया। हमने इसके पक्के सबूत देखे कि अफ्रीका मानवता का पालना क्यों है। हमने मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिन्स की 3 बड़ी थ्योरीज, आउट ऑफ अफ्रीका, मल्टी रीजनल और असिमिलेशन, का मूल्यांकन किया। हमने ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर की विवादास्पद और अब नकारी जा चुकी थ्योरी को समझा, और आखिर में हमने हार्मोनाइजेशन प्रोसेस के मुख्य परिवर्तनों को सारांशित किया। और अब आज का चैलेंज, एक A4 शीट पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और निएंडरथल के स्कल का एक रफ डायग्राम बनाएं और उनके बीच 3 मुख्य अंतर जैसे ब्रॉरिज,
प्रोग्नेथिज्म, क्रेनियम शेप को लेबल करें। आपको आज की चर्चा में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव।